हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत के समुद्र को लैंडलॉर्ड बताना पड़ा भारी। जयशंकर का बांग्लादेश को करारा जवाब। थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को तीखा जवाब दे डाला। जयशंकर ने कहा, भारत के पास बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबा तट है, लगभग 6500 किलोमीटर। यह टिप्पणी यूनुस के उस विवादास्पद बयान पर आई जिसमें उन्होंने भारत के उत्तर पूर्व को लैंडलॉर्ड बताया था और बांग्लादेश को समुद्र का एकमात्र रक्षक करार दिया था। जयशंकर ने जोर देकर कहा, सहयोग कोई चेरी पिकिंग नहीं है बल्कि समन्वयात्मक सोच है। उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी हब बताते हुए ट्राइलेटरल हाईवे का भी जिक्र किया जो भारत को पैसिफिक महासागर से जोड़ेगा। इंडिया ने साफ कर दिया है, समुद्र हमारा भी है और रुख भी। नेक्स्ट खबर, भारत को पहले ही थी बांग्लादेश में सत्ता पलट की भनक, लेकिन जयशंकर बोले हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन से पहले ही भारत को था खतरे का आभास, लेकिन हस्तक्षेप की ताकत नहीं थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद की कमेटी को बताया कि भारत हालात से वाकिफ था, लेकिन हसीना को सिर्फ सलाह दी जा सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश आर्मी को चेतावनी दी थी कि अगर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ तो शांति मिशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारत हसीना को शरण दे चुका है, जिससे अंतरिम सरकार के साथ तनाव भी बढ़ा है। चीन की भूमिका पर भी सवाल उठे। जयशंकर ने दो टूक कहा, चीन दुश्मन नहीं प्रतियोगी है। साथ ही संकेत दिए कि सार्क अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पर भारत का बड़ा बयान। जयशंकर ने कहा, भारत से ज्यादा कोई नहीं चाहता बांग्लादेश की भलाई। बांग्लादेश में कट्टरपंथ के बढ़ते साए और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की चिंता अब खुलकर सामने आ गई है। नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग भारत समिट के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया, भारत चाहता है बांग्लादेश सही दिशा में चले, सही फैसले ले। उन्होंने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने थाईलैंड में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रमुख यूनुस से 4 साफ संदेश दिए थे। कट्टर भाषण बंद करो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दो, लोकतंत्र का सम्मान करो और भारत के साथ सकारात्मक संवाद रखो। जयशंकर बोले, भारत की आत्मा में है बांग्लादेश की भलाई, लेकिन अब वहां के हालात गंभीर हैं। भारत का रुख सख्त है पर दोस्ताना भी। नेक्स्ट खबर, भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे 4 साल से जंग झेल रहे यूक्रेन ने हथियार खरीद में पूरी दुनिया को पछाड़ दिया है, लेकिन दूसरे नंबर पर भारत मजबूती से बना हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 से 2024 तक भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस और फ्रांस से खरीदे। हालांकि रूस से आयात में भारी गिरावट आई है। पहले जहां रूस का हिस्सा 72% था, अब घटकर 36% रह गया है। फ्रांस से रफाल और स्कॉर्पियन जैसे बड़े सौदे भारत को मिले हैं। पाकिस्तान की आयात में 61% की बढ़ोतरी हुई है, जिनमें चीन की हिस्सेदारी 81% है। भारत अब हथियारों की आयात में गिरावट की राह पर, लेकिन आत्मनिर्भरता की सोच पर डटा हुआ है। नेक्स्ट खबर, हाथ हिलाओ और पेमेंट हो जाओ। चीन ने फिर किया तकनीक का धमाका। चीन के झुझू शहर से आई एक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जहां हथेली दिखाते ही पेमेंट हो जाता है। पाकिस्तानी क्रिएटर राना हमजा सैफ के वायरल वीडियो ने यह दिखाया कि कैसे एक आदमी ने किराने की दुकान में बिना कार्ड, बिना मोबाइल, सिर्फ अपनी हथेली से पेमेंट कर दिया। इंस्टाग्राम पर यह वीडियो 9 मिलियन बार देखा गया है। इस टेक्नोलॉजी को देखकर लोगों ने कहा कि चीन 2050 में जी रहा है, जबकि हम यूपीआई में अटके हैं। बीजिंग मेट्रो में भी लोग अब हथेली से सफर कर रहे हैं। चेयरमैन हर्ष गोयनका भी इस पर चौंक गए। चीन की यह हथेली क्रांति अब पूरी दुनिया के कैशलेस सिस्टम को चैलेंज दे रही है। क्या भारत तैयार है इस टेक रेस के लिए? साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, चीन से टकराव का भारत पर असर, सरकार ने बनाई इंपोर्ट वॉच टीम। अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ वॉर का असर अब भारत की सरहद तक पहुंच चुका है। अब इन दो महाशक्तियों की लड़ाई के चलते चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश अपने सस्ते माल को भारत में उतार सकते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने एक इंपोर्ट सर्ज मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया है।
यह टीम हफ्तावार और महीनावार निगरानी करेगी। अगर किसी देश से किसी खास प्रोडक्ट की बाढ़ आती है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड लगाया जाएगा। TGFT ने एक हेल्प डेस्क भी एक्टिव किया है ताकि व्यापारी समय रहते अलर्ट दे सकें। यह एक बड़ा कदम है भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट खबर, कारों को बाय बाय कहकर पेरिस ने बचाई अपनी सांसें। फ्रांस की राजधानी पेरिस ने बीते 20 सालों में वो कर दिखाया जो दुनिया के कई शहरों का सपना है। सड़कें अब कारों के लिए नहीं, साइकिलों और पैदल यात्रियों के लिए हैं। मेयर एन हिडाल्गो के नेतृत्व में 50,000 पार्किंग हटाई गईं, कारों पर बैन लगाया गया और सीन नदी के किनारे को लोगों के लिए खोल दिया गया। नतीजा चौंकाने वाला है। साल 2005 से PM 2.55% और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 50% घट गया है। 20 साल पहले जिन सड़कों पर लाल रंग की प्रदूषण की पट्टियां थीं, अब वो हरी हो गई हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे साइलेंट किलर की हार बताया। अब पेरिस सच में सांस ले रहा है। नेक्स्ट खबर, नोएडा में एप्पल का बड़ा धमाका। फॉक्सकॉन ने दिखाई तीसरी आंख। उत्तर भारत में पहली बार एप्पल का सबसे ताकतवर साथी फॉक्सकॉन ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ की जमीन पर फैक्ट्री लगाने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास बन रही ये यूनिट बेंगलुरु से भी बड़ी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये फैक्ट्री जुड़ी होगी आगामी जेवर एयरपोर्ट और NCR के मेगा एक्सप्रेसवे से। अभी बात सरकारी मंजूरी तक पहुंची है, लेकिन अगर सौदा पक्का हुआ तो ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग मैप पर ऐतिहासिक दस्तखत होंगे। एप्पल पहले ही भारत में लगभग $22 अरब के आईफोन बना रहा है और अब यह पूरा इलाका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में तब्दील होने जा रहा है। चीन को झटका, भारत को झप्पी, यही है एप्पल की नई पॉलिसी। नेक्स्ट खबर, चीन का डीपसीक बना AI का नया सुपर पावर। अमेरिका की चिप पॉलिसी को दी मात। ट्रंप की चिप बैन पॉलिसी ने चीन को झुका नहीं बल्कि उछाल दिया। डीपसीक नाम की AI कंपनी ने महज $6 मिलियन में ऐसा फाउंडेशन मॉडल बना दिया जो OpenAI के GPT-4 को टक्कर देता है, जबकि OpenAI ने यही मॉडल $100 मिलियन से ज्यादा में तैयार किया था। नतीजा ये निकला कि चीन में अब स्टार्टअप्स बेसिक रिसर्च छोड़कर सीधे प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। टेंसेंट, अलीबाबा, बाइडांस और बायडू जैसी दिग्गज कंपनियां अपने AI मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं। वहीं डीपसीक के ऊपर देश भर की नजरें टिकी हैं। अब चीन का सपना है दुनिया का सबसे तेज और सस्ता AI इकोसिस्टम खड़ा करना। अमेरिका की पाबंदियां अब चीन के इनोवेशन की आग में घी बन चुकी हैं। AI की जंग में ड्रैगन अब अमेरिका से 2 कदम आगे निकलने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में कर्मचारी ने टॉयलेट पेपर पर इस्तीफा लिखकर कंपनी को आईना दिखाया। सिंगापुर की एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने ऐसा इस्तीफा दिया जिसने पूरे कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस्तीफा लिखा गया टॉयलेट पेपर पर। शब्द थे, मुझे इस्तेमाल किया गया फिर फेंक दिया गया। जैसे टॉयलेट पेपर। कंपनी की डायरेक्टर एंजेला योह ने यह नोट लिंक्डइन पर शेयर किया और कहा कि यह उनके दिल में उतर गया। उन्होंने बताया कि यह घटना केवल इस्तीफे की नहीं बल्कि एक बड़े चेतावनी संकेत की तरह है जो मैनेजमेंट को समझना होगा। उन्होंने लीडर्स से अपील की कि कर्मचारियों को सिर्फ मशीन न समझें, उनकी इंसानियत की कद्र करें। ये इस्तीफा आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है, जिसने वर्कप्लेस अप्रिसिएशन की असल परिभाषा को सामने लाकर रख दिया है। नेक्स्ट खबर, टेक्स्ट से निकला चलता फिरता रोबोट। अमेरिका के ड्यूक यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने वो कर दिखाया है जो आज तक साइंस फिक्शन में ही होता था। अब कोई भी आम इंसान एक साधारण वाक्य बोलेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस बात को पकड़कर एक असली रोबोट बना देगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम है टेक्स्ट टू रोबोट, जो बिना कोडिंग या इंजीनियरिंग के ज्ञान के भी 3D प्रिंटिंग से असली चलता हुआ रोबोट तैयार कर देता है। एक यूजर सिर्फ बोल देगा कि उसे कैसा रोबोट चाहिए, जैसे 6 पैर वाला, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने वाला रोबोट, और बस कुछ ही घंटों में वो हकीकत बन जाएगा। इस इनोवेशन ने कोपनहेगन में आर्टिफिशियल लाइफ कॉन्फ्रेंस में पहला पुरस्कार जीता है। अब रोबोट बनाना उतना ही आसान हो गया है जितना वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप करना। नेक्स्ट खबर, स्टार्टअप की लाशें गिर रही हैं। बॉम्बे शेविंग कंपनी के CEO का दर्दनाक खुलासा। देश में स्टार्टअप का बुखार अब उतर रहा है और बॉम्बे शेविंग कंपनी के CEO शांतनु देशपांडे ने इस दर्द की परतें खोल दी हैं। उन्होंने कहा, बहुत से संस्थापक अपने वेंचर को छोड़कर भाग रहे हैं और निवेशकों का पैसा डूब रहा है। उन्होंने 5 खतरनाक टिप्स शेयर किए, जिनमें सबसे अहम था, संकट के 6 महीने पहले ही निवेशकों को अलर्ट करो।
दूसरा, ईगो छोड़ो और जो भी डील ऑक्सीजन टैंक चालू रखे उसे पकड़ लो। तीसरा, पीड़ित बनने की बजाय संघर्ष करो। चौथा, लागत काटो और अपने शेयर होल्डर्स से मदद मांगो। और पांचवा, एंजल इन्वेस्टर का पैसा डूबा तो दर्द दिखाओ, न कि इक्विटी रिस्क था कहकर टाल दो। यही असली अग्नि परीक्षा है, जहां असली संस्थापक चमकता है। नेक्स्ट खबर। सफलता भाग्य से नहीं, दिमागी हैकिंग से मिलती है। जानिए 13 दमदार साइकोलॉजिकल आदतें। सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं, बल्कि माइंड की प्रोग्रामिंग है। रिसर्च कहती है कि जो लोग डोपामिन को अपने हक में चलाना सीख जाते हैं, जो दूसरों की मदद करके खुद आगे बढ़ते हैं, जो हर छोटे फैसले में भविष्य की सोचते हैं, वही लोग बड़ी सफलता लिखते हैं। आत्मविश्वास, ग्रोथ माइंडसेट, विजुअलाइजेशन और थैंक्सफुल एटीट्यूड ऐसे हथियार हैं जो साधारण इंसान को आइकॉन बना देते हैं। केवल 20% काम आपकी 80% कामयाबी की वजह बनते हैं। बस उन्हें पहचानिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, फोकस, डिसिप्लिन और बुक रीडिंग जैसी आदतें आपके अंदर वो फायर जगा देती हैं जो किसी हार को भी नई शुरुआत बना देती है। ये आदतें सिर्फ तरकीब नहीं, एक जिंदगी का कोड है। नेक्स्ट खबर। मिडिल क्लास मानसिकता ने भारत की सेहत को बना दिया मजाक। शशांक शर्मा के एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर भूकंप ला दिया है। उन्होंने लिखा, मिडिल क्लास घरों में बच्चों को हेल्दी नहीं बल्कि सेफ रहना सिखाया जाता है, हेल्थ का ध्यान रखना नहीं सिखाया जाता। उन्हें मेहनती बनाओ, आज्ञाकारी बनाओ, मगर स्ट्रॉन्ग या अवेयर मत बनाओ। बचपन से हमें सिखाया गया कि पैसे बचाओ, शरीर नहीं। इज्जत बचाओ, नींद नहीं। एक्सरसाइज टाइम पास है, रेस्ट आलस है, और हेल्थ तब याद आती है जब बीमारी दरवाजे पर खड़ी होती है। हम थकान को मेडल समझते हैं, गैस और एसिडिटी को फैमिली मेंबर, और सुबह थक कर उठना हमें नॉर्मल लगता है। ये पोस्ट उस भारत की सच्चाई दिखाता है जो हेल्थ को लग्जरी मानता है। लेकिन अब वक्त है इस मानसिकता को बदलने का, वरना शरीर एक दिन हमें मजबूर करेगा कि हम उसे सुने, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नेक्स्ट खबर। अब सोशल मीडिया में भी आग लगाएगा ओपन एआई। अल्टमैन बोले ट्विटर खरीद लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में धूम मचाने के बाद अब सैम ऑल्टमैन सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि ओपन एआई अपना खुद का एक्स जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहा है, जिसमें चैटजीपीटी की इमेज जनरेशन और सोशल फीड शामिल होगी। हाल ही में अल्टमैन ने एलन मस्क को ताना मारते हुए कहा, तुम हमें खरीदना चाहते हो तो हम ट्विटर 9.74 बिलियन डॉलर में खरीद लेंगे। यह नई जंग अब मेटा के मार्क जुकरबर्ग और मस्क के बीच सोशल डाटा की होड़ में और आग भड़काएगी। ओपन एआई को अब रियल टाइम डाटा मिलेगा, जिससे उनके एआई मॉडल और भी ताकतवर बनेंगे। यह है आने वाली डिजिटल लड़ाई की पहली दस्तक। नेक्स्ट खबर। माइक्रोसॉफ्ट के आई चीफ का धमाका, बोले आने वाला वक्त एआई एजेंट्स का है। गूगल डीप माइंड के को फाउंडर और माइक्रोसॉफ्ट के एआई सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने भविष्य का रुख साफ कर दिया है। कहा, अब काम करने का तरीका बदलने वाला है। आने वाले समय में युवा सिर्फ एआई टूल्स का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें मैनेज भी करेंगे। अपनी सोच से आगे बढ़कर एआई एजेंट्स को निर्देश देंगे, उनके आउटपुट को जांचेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। मुस्तफा ने चेताया कि लोग एआई के शॉर्ट टर्म हाइप में उलझे हैं, जबकि असली क्रांति लंबी दूरी की है। उन्होंने सलाह दी कि जैसे लोग पहली बार इंटरनेट से जुड़े थे, वैसे ही अब एआई से जुड़े, प्रयोग करें, गलतियां करें, सीखें और आगे बढ़ें। ये तकनीक आने वाले समय में हमारी दुनिया को नया आकार देने जा रही है। नेक्स्ट खबर। सैम ऑल्टमैन ने भारतीय महिला की क्रिब को बताया बेबी वर्ल्ड का चमत्कार। बेंगलुरु की राधिका पाटिल ने अपने बच्चों के अनुभव से जो स्मार्ट क्रिब बनाया, वह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भगवान कहे जाने वाले सैम ऑल्टमैन के बच्चे की नींद का सहारा बन गया है। क्रेडलवाइज नाम की यह स्मार्ट झूला मशीन बच्चे के हिलने से पहले ही उसे सुलाने लगती है। सैम ने खुलेआम इसे सबसे उपयोगी बेबी प्रोडक्ट बताया है। 2016 में शुरू हुए इस स्मार्ट झूले की कीमत है $1,50,000 और अमेरिका में $1,999। ऑल्टमैन ने कहा, बाकी सब बेबी प्रोडक्ट बकवास था, लेकिन यह क्रिब शानदार है। इस इनोवेशन को राधिका ने अपने पति के साथ मिलकर डिजाइन किया है और आज पूरी दुनिया उनकी सोच को सलाम कर रही है। नेक्स्ट खबर। भारत के स्टार्टअप्स पर सरकार का हमला, असली दोषी कौन? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप्स पर गुस्सा उतारा। कहा, यह तो सिर्फ अमीरों को खाना पहुंचाने की मशीन बन चुके हैं, जबकि चीन गहरे टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन हकीकत में गड़बड़ी स्टार्टअप्स की नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों में है। भारत की अर्थव्यवस्था खपत पर टिकी है,
निर्माण पर नहीं, स्टार्टअप्स वही करते हैं जो इकोनॉमी मानती है। जब सरकार खुद मैन्युफैक्चरिंग सुधार नहीं कर पाई तो गुस्सा खुद पर होना चाहिए। स्टार्टअप्स ने भारत 1, भारत 2 और भारत 3 के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर समाधान बनाए। जब तक सरकार क्रेडिट टैक्स, लेबर लॉ जैसे मुद्दे नहीं सुधारती, तब तक ईवी, रोबोटिक्स जैसे सेक्टर में चमत्कार की उम्मीद करना बेईमानी होगी। स्टार्टअप्स वही करेंगे जहां मुनाफा और रास्ता आसान होगा। नेक्स्ट खबर। नोबेल विजेता ने खोल दिया मौत का विज्ञान, बोले हम मरने के लिए बने ही नहीं हैं। मिलान लॉन्जेविटी समिट में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक वेंकटरामन रामकृष्णन ने ऐसा रहस्य खोला जिसने विज्ञान की दुनिया को हिला दिया है। उन्होंने कहा कि इंसान की मौत कोई जेनेटिक प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि एक सिस्टम फेलियर है। उन्होंने बताया कि मौत तब होती है जब शरीर एक संगठित इकाई की तरह काम करना बंद कर देता है। हैरानी की बात यह है कि जब इंसान मरता है तब भी उसके कई अंग जिंदा होते हैं और ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रामकृष्णन ने अपने शोध में साफ किया कि एजिंग सिर्फ सेल्स के वियर एंड टियर से नहीं होता, बल्कि यह एक इवोल्यूशनरी संतुलन है जिसमें शरीर अपने रिसोर्सेज को बचपन से प्रजनन तक में झोंक देता है। इसके बाद रिपेयर सिस्टम धीमा हो जाता है। उन्होंने चेताया कि एंटी एजिंग या एज रिवर्सल जैसे ट्रेंड अधिकतर भ्रम है जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरता का सपना अगर सच हुआ तो समाज ठहर जाएगा, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और नई पीढ़ियों की रफ्तार थम जाएगी। विज्ञान के अनुसार इंसानी उम्र बढ़ाना संभव है, लेकिन अनंत जीवन कोई वरदान नहीं बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी होगी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।